चुनावी तारीखों का ऐलान के बाद बीजेपी और पीएम मोदी तीसरे कार्यकाल का सपना देख रहे हैं और हुकार भर रहे हैं कि इस बार भी भाजपा सरकार, लेकिन 400 प्लस के साथ पीएम मोदी तो 5 साल का रोड मैप भी तैयार कर चुके हैं। तो ऐसे में जो विपक्षी गठबंधन महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिला और जो विपक्षी नेताओं ने एक के बाद एक बड़े वार भारतीय जनता पार्टी पर किए, उन तमाम चीज़ों पर चर्चा कर लेते हैं। लेकिन एक बयान जो दिनों चर्चा में बन गया है, राहुल गांधी ने शक्ति शब्द का इस्तेमाल करते हुए बीजेपी पर हमला बोला है, तो वहीं पीएम मोदी ने इस पर रिएक्शन देते हुए इसको पूरा चुनावी मुद्दा बना दिया। बातचीत कर लेते हैं कि आखिर तमाम राजनीति घूम फिर कर अब शक्ति पर क्यों आ गई। चर्चा करने के लिए फिर से मेरे साथ शर्मा जी जुड़ चुके हैं और शर्मा जी से मैं आज जानूंगी कि क्या शक्ति वाकई इस देश पर हावी होती जा रही है और शक्ति कौन सी है जिसकी बात राहुल गांधी कर रहे हैं या फिर जिसकी बात पीएम मोदी कर रहे हैं। शर्मा जी स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सबसे पहले शुरुआत से हम करते हैं एसबीआई। आखिर बार बार सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगानी क्यों पड़ रही है? एसबीआई क्यों नहीं एक ही बारी में तमाम जानकारियां सौंप देती है, साझा कर देती है? एसबीआई को पूरी अभी भी उम्मीद है कि वो अभियुक्तों को बचा लेंगे, जो लाभार्थी हैं, जो इसके गलत लोग हैं, उनको बचाने की पूरी अभी भी कोशिश में वो लगे हुए हैं। कि हालांकि अब आचार संहिता भी लागू हो चुकी है, चुनाव की तारीखें भी घोषित हो चुकी हैं, तो उसकी मैक्सिमम कोशिश यही है कि किसी भी तरह से हम इनके अभी और जो लाभार्थी हैं उनको बचा लिया जाए। अभी आज फिर आंकड़ा आया कि 4000 करोड़ का जो है अभी भी डिटेल और नहीं मिल रही है। और अभी अमित शाह जी का आपने बयान सुना होगा कल या परसों में, अभी जो इलेक्शन कमीशन के पास इन्होंने जो डिटेल अपलोड करी है वो 12000 करोड़ के लगभग की है। और अमित शाह जी वो प्रेस उसमें बैठे हुए बोल रहे थे कि करीब 20000 करोड़ का घोटाला है, तो इसमें बाकी विपक्षियों को तो इसका मतलब करीब 8000 करोड़ का भी और है ना। कहीं ना कहीं जाने अनजाने मुंह से बात निकल ही जाती है। जो बात सच्ची होती है वो कभी नहीं छुपती। सच्चाई को आप कितना भी कोशिश करो छुपाने की, लेकिन वो कहीं ना कहीं जाने से अनजाने से, जैसे वो हमारे अनंत हेगड़े साहब हैं, उनके मुँह से निकल ही गया कि अभी 400 पार हो जाएंगे तो हम संविधान बदल देंगे। तो ये उनके मन में जो चल रहा होता है और जो हकीकत है वो वास्तव में यही है। अभी भी करीब 4000 करोड़ के घोटाले का आरोप और है और पूरी डिटेल्स नहीं मिल रही हैं कि खरीदे किसने। आज भी मैं एक सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था, किसी मैडम ने 1000 रुपये के 2 वो खरीदे थे इलेक्ट्रल बॉन्ड। अब उनके जो इलेक्ट्रल बॉन्ड की जो सीरियल नंबर है वो जो उनके लाभार्थी हैं उनसे मैच ही नहीं खा रहे वो। तो घपला तो अभी इसमें बहुत है, तो ये घपला निकल के आएगा। सुप्रीम कोर्ट इस पर सख्त है, बहुत अच्छी बात है। और ये घपला तो चैलेंज भी कर रहे हैं ना, ये चर्चा कीजिए बैठकर। डर किस बात का? विपक्ष दूर से ही क्यों घेर रहा है? दूर से क्यों घेर रहा है? तो विपक्ष के साथ वो चर्चा कब करना चाहते हैं? वो चर्चा करने के लिए गए आज तक के मंच पर। आज तक के मंच पर बैठकर उन्होंने ये बात करी कि हाँ जी ठीक है, अभी तो ये 12000 करोड़ का नहीं, सीधा 20000 करोड़ का बात है, तो इसमें से 14000 करोड़ तो उनको भी गए हैं, विपक्षियों को भी तो गए हैं। उन्होंने ये बात बोली है। चर्चा करने के लिए तैयार कब होते हैं? चर्चा करने के लिए तैयार हो। अभी अगर विपक्ष के सारे लोग इनको कहेंगे आज ये चर्चा कर लीजिए, तो ये अपने व्यवस्था को हवाला दे देंगे, नहीं हमारे पास टाइम नहीं, हमें तो यहाँ जाना है, हमें तो वहाँ जाना है। और या फिर ये टाइम गंवाएंगे कि तब तक कुछ ना कुछ इनके हाथ में कुछ लग जाए। आपने देखा होगा कि आजकल इसमें मीडिया का रोल कितना ज़बरदस्त चल रहा है। जब से ये घोटाला सामने आया है, घोटाला क्लियर कहता हूँ, घोटाला, किसी भी मीडिया चैनल ने इस पर कोई डिबेट नहीं करी। क्या इंतजार कर रहे हैं वो? किस लिए इंतजार कर रहे हैं? वो ये इंतजार कर रहे हैं कि शायद इसमें कुछ हमारे पक्ष का कुछ निकल जाए, हमारे मतलब की कोई चीज़ इसमें निकल जाए कि जिसको हम प्रत्यक्ष तौर पे दिखा सकेंगे नहीं इसमें कोई घपला नहीं हुआ और हम किसी तरह से इसमें पाक साफ निकल जाएं, या इस पे कोई ऐसे लूप होल ढूंढ लें कि जो हमारे फेवर में आ जाए। इसलिए मतलब अभी भी कुछ ना कुछ दाल में घोटाला बिल्कुल है जी। अगर दाल में काला नहीं होता तो फिर ये काली दाल ही क्यों होती पूरी? सुप्रीम कोर्ट क्यों बार इन्हें फटकारता? आज 18 तारीख तक की डेट दे रखी थी, 18 तक भी इन्होंने डिटेल पूरी नहीं दी। अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर 21 तारीख तक की डेट दी है, वीरवार तक का टाइम दिया है। क्या लगता है जो 21 तारीख को कुछ राज खुल पाएंगे जिन पर सबकी निगाहें? तो अभी भी सारे खुल गए हैं। अरे भैया हाँ, थोड़ा सा आप इधर आ जाओ। हाँ, राज तो सारे खुल ही गए हैं और राज खुलते तो नजर आ रहे हैं, जिसे अभी ये छुपाने की कोशिशों में लगे हैं। जिनको ये कोशिश इनकी ये हो रही है कि राज छुप जाएं किसी तरह से। राज तो सारे खुलते नजर आ रहे हैं। कैसे एक 500 करोड़ रुपए की टोटल कंपनी जिसका सारा टर्नओवर ही 500 करोड़ रुपए का, और वो 1400 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद रही है। इसमें नाम आता है फ्यूचर गेमिंग का, सेंटेनियो मार्गो, जिसका नाम दिया जाता है सट्टा किंग, जो सट्टे की ऐप चलाता है। और उसकी टोटल टर्नओवर 500 करोड़, चंदा दे रहा है वो 1400 करोड़ का। तो जाहिर बात है 900 करोड़ रुपए कहाँ से आए? उसके बाद शेल कंपनियों से आए या काला धन के थ्रू आए? तो पोल तो सारी एक करके खुलती नजर आ रही है सबकी। बस तो उसी को पोल से बचने के चक्कर में सोच रहे हैं कि टाइम और मिल जाए, किसी तरह से सरकार का कुछ बर्दाश्त इन्हें प्राप्त हो जाए एसबीआई वालों को, तो ये बच के निकलने की कुछ उम्मीद। अच्छा शर्मा जी, देखिए विपक्ष तो इस पूरे मुद्दे पर सवाल कर रहा है और कह रहा है कि मोदी काल का बल्कि आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला है, भ्रष्टाचार का रूप खुल चुका है बीजेपी का। लेकिन दूसरी तरफ पीएम मोदी कह रहे हैं कि विपक्ष दिशाहीन है, मुद्दे विहीन है, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। जो उनके मुद्दे हैं उनको आप कह रहे हो मुद्दा विहीन है। और रही बात, आप वो कह रहे हैं कि विपक्ष कह रहा है कि आज़ाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला। मैं इस घोटाले के ऊपर एक नाम अभी और रखता हूँ। अभी पीएम केयर फंड जो है, जो कोरोना काल में बनाया गया था, अगर इसकी और परतें खुल गई तो पता चलेगा वो इसका भी बाप निकलेगा। बाप तो क्या है, कम से कम दादा परदादा निकलेगा। ये तो अभी 20000 करोड़ का ही माना जा रहा है, वो तो कम से कम हजारों लाखों करोड़ तक पहुँचेगा वो।
पूरे देश ने भर भर के चंदा दिया था पीएम केयर फंड में। यहाँ लगे खड़े हजारों लोगों ने दिया होगा, किसी ने 100 रुपये, किसी ने 500 रुपये, किसी ने 1000 रुपये, किसी ने 10,000, जिसकी जैसी हैसियत थी। लोगों को लगा था, ये देखिए भाई साहब ने बोला, कैमरा करिए उनकी तरफ, बताइए जी। कोविड-19 में कौन है? हाँ 100 रुपये देखिए किस तरह से लोगों आपने चंदा दिया था, मैडम ने भी दिया, आपने भी दिया था। हाँ जी बिल्कुल दिया था। ये देखिए जनता, हर जनता चंदा देती है। नहीं, हमारे ऑफिस में सबसे लिया गया था, वो उसके अंदर सबसे उतार जबरन लिया गया था, फिर इच्छा अनुसार? इच्छा अनुसार था कि भी आप अपने दे सकते हो। तो हमारी सैलरी, एक दिन की सैलरी कटी थी ऑफिस से। अच्छा, एक दिन की सैलरी काट ली गई। कितनी तनख्वाह एक दिन की होती है मैम? एक दिन 1500 रुपये तो होती है। 1500 का चंदा ले लिया, कोई दिक्कत नहीं? मन में ऐसा नहीं लगा कि इतना बड़ा? लगा कि जब देख रहे थे लोगों को परेशान देख रहे थे तो लगा कि ये 1500 रुपये कुछ नहीं, हम और भी हेल्प करें। जैसे हमारे थे, क्या आपको लगता है कि जो चंदा आपने दिया उसका सही जगह इस्तेमाल हुआ? कई नेताओं ने अपनी जेब तो नहीं भर ली? मोदी जी पे भरोसा है, हो सकता है उन्होंने अच्छा ही किया होगा। चलिए, मोदी की गारंटी पे भरोसा? बिल्कुल मोदी की गारंटी। चुनाव भी आ रहा है, क्या लगता है चुनावों में मोदी की गारंटी चलेगी? बिल्कुल चलेगी। मोदी जितना कर रहे हैं उस हिसाब से तो बहुत अच्छा कर रहे हैं वो तो। शर्मा जी फिर से मैं आ जाती हूँ। देखिए आम व्यक्ति हैं, वो कह रही हैं कि चंदा दिया, घोटाले सामने आते रहे, लेकिन बावजूद इसके पीएम मोदी की गारंटी पर भरोसा है। वो कोई बात नहीं, देखिए जी इनका अपना रुख है, लेकिन इन्होंने माना ना कि मैंने चंदा दिया 1500 रुपये का और मेरी एक दिन की सैलरी काटी गई। तो हालांकि वो ये कह रही हैं कि स्वेच्छा से दिया गया, सरकारी हैं या जैसी भी हैं, ज़्यादा बोल भी नहीं सकेंगी इस बारे में कैमरे पर। हाँ जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बोलने पर, लेकिन क्या इनको पता है कि मेरे चंदे का सदुपयोग हुआ है? क्या इनके पास कोई डिटेल है कि मेरे चंदे के थ्रू या पीएम केयर फंड में इतना पैसा जमा हुआ था तो उसमें से इतना खर्च करा गया और इतना भी अकाउंट में पड़ा हुआ है? किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। ये मैडम आपके पास भी नहीं होगी ना ईमानदारी से? हाँ बिल्कुल, मेरे पास कोई जानकारी नहीं है इसके बारे में। किसी के पास नहीं। उसका कारण क्या है कि पीएम केयर फंड में मात्र 2 लोगों का आधिपत्य है, 2 लोगों का कब्जा है, एक प्रधानमंत्री का और एक गृह मंत्री का। सिर्फ यही 2 लोग उसमें पैसा निकाल सकते हैं और यही अकाउंट की डिटेल रख सकते हैं। तीसरे किसी व्यक्ति के पास इसकी कोई डिटेल नहीं है। तो इसलिए मैंने जब कहा ना कि ये तो इसका भी बड़ा बाप और दादा परदादा साबित होगा ये। तो ये पीएम केयर फंड की अगर घोटालों की परतें और खुली तो ये पता चलेगा कि आपको कितने लाखों करोड़ रुपए लूटा। ये घोटालों की बात आप कर रहे हैं, लेकिन ये घोटाले चुनावों में चल पाएंगे? क्योंकि देखिए मोदी की गारंटी, मोदी का परिवार, मोदी जी तो संकल्प देख रहे हैं, सपनों से भी आगे संकल्प पर विश्वास कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, ये चुनावी गारंटी जो है और जिस तरह की वो दे रहे हैं, चुनावों में चलने की बात आती है तो जिस तरह के जब ये घोटाले होते हैं, करीब हर चुनाव में ना करीब 8 से 10% वोटर ऐसा होता है जो फ्लेक्सिबल होता है, जो एकदम से करंट मुद्दों को देख के अपना वोट देने का मन बदलता है। अब आज मैडम को यार ठीक है, हो सकता है मेरी बात सुन के इनको घर जाके एक बार ये सोचें कि यार चंदा तो वास्तव में हमने दिया था लेकिन उसका कोई हिसाब तो हमें नहीं मिला। भाई साहब बात तो सही कह रहे थे, तो यार ये गलत चीज़ है, मोदी इसका मतलब सही नहीं कर रहा, तो कोई बात नहीं, हम इसके बाद मोदी को वोट नहीं देंगे। तो इस तरह के वोट जो होते हैं करीब 10% ऐसे होते हैं जिनका चुनावों पे हमेशा असर पड़ता ही पड़ता है। क्या आप ऐसा सोचेंगी, अब घर जाकर विचार करेंगी? देखिए बिल्कुल विचार तो करूंगी, लेकिन मुझे मोदी पे बहुत भरोसा है। सीरियसली मैं हमेशा शुरू से उन्हें ही वोट देती आई हूँ और इन फ्यूचर में उन्हें ही वोट दूंगी। अच्छा, कितना भरोसा क्यों? क्या काम पसंद है? अब वो सभी काम कर रहे हैं देश में। आज पहले हमारे इंडिया को कोई जानता भी नहीं था, आज हमारे इंडिया का नाम सुनते ही लोग डरते हैं। मेरा व्यू है, मैं मोदी को लाइक करती हूँ, आपको नहीं करते। परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, यही चलता है। मेरी बात को बल कहाँ से मिलता है? मैंने कहा कि मैडम थोड़ा बहुत विचार जरूर करेंगे। इन्होंने कहा हाँ मैं एक बार सोचूंगी जरूर, लेकिन मेरा वोट मोदी जी को जाएगा। कोई बात नहीं जी, मैंने कहा कि करीब 10% लोग ऐसे होते हैं। अब इन्होंने सिर्फ सोचने की बात करी, हो सकता है इस मेरी बात को सुन के कम से कम 10 में से एक बंदा भी तो ये सोचेगा कि हाँ यार बात तो सही थी, इस बार वोट मोदी जी को दी। तो 10 में से एक, यानी वही मेरी 10% की जो बात है वो साबित होती है। तो मैं उसी बात को कहना चाह रहा था, बाकी किसी जिसका जैसा मोदी जी देखिए अभी चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ है, पर मोदी जी 5 साल का रोड मैप जनता के सामने रख दें और वो ये विश्वास है उनको कि अब तीसरी बार भी उन्हीं की हैट्रिक लगने वाली। जी, हैट्रिक तो उन्होंने लगने का विश्वास की मोहर तो उन्होंने चुनाव आयोग ने हमारे लगाई दी है। और सबसे बड़ा उदाहरण राजस्थान का मैं आपको देता हूँ। उपचुनाव हुआ था 5 जनवरी को, उस पे जो कैंडिडेट उतारा गया था उस कैंडिडेट को बकायदा मंत्री पद की शपथ दिला दी थी बीजेपी ने। इतनी ओवर कॉन्फिडेंट थी बीजेपी कि नहीं ये तो हमारा कैंडिडेट जीतेगा 199 सीटों पे चुनाव हो गए, एक चुनाव रह गया था एक सीट का। रिजल्ट आया 8 जनवरी को, नतीजा क्या निकला? वो कैंडिडेट 12,000 वोटों से हार गया। क्यों हार गया? क्योंकि रिजल्ट 3 दिन के अंदर आ गया था। तो इस मांग को तो हम शुरू से उठाते आ रहे हैं। आप बेशक ईवीएम को आपने सारी याचिकाएं खारिज कर दी, ईवीएम पे आप जवाब नहीं देना चाहते। हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन साहब ने भी शायरी में बोल रहे हैं कि वफा खुद से नहीं हो रही, सर खता आप ईवीएम की छपी अखबार में पूरी शायरी छपी है उनकी भी अखबार में। हाँ, कांग्रेस इतने सालों से जीत रही थी, इतने सालों से क्या बीजेपी का नाम और निशान नहीं था? आज बीजेपी जी इतना नहीं था जितना कांग्रेस थी, उतना नहीं था। तो क्या वो भी भ्रष्टाचार उस टाइम नहीं था?
कह रहे हैं घोटाले तो तब भी हुआ करते थे, भ्रष्टाचार तो जब भी था, कहीं ना कहीं सेटिंग तो तब भी हुआ करती थी। नहीं, घोटाले तो हर सरकार में होते हैं जी, इसमें मैं कोई ये नहीं कह सकता कि कोई भी सरकार पास साफ है। हाँ, जो भी घोटाले हुए, लेकिन एक्चुअली जब 2014 में पहली बार से ये जीत के आई थी बीजेपी, तो इन्होंने क्या करा था, 2G कोल घोटाला, 2G स्कैम, कोल घोटाला, ये सारे घोटालों के आरोप लगाए थे, सारे के सारे कोर्ट में ठप हो गए, एक भी घोटाला साबित नहीं हुआ है। CAG के ऑडिटर जनरल थे, जो चीफ थे उनके, विनोद राय साहब ने ये बात बोली थी कि 2G घोटाले में 1,70,000 करोड़ के लगभग का घोटाला हुआ है, 1,70,000 करोड़ का। और उसके बाद निकला क्या रिजल्ट, उसके बाद 2021 में उन्हीं विनोद राय साहब का बयान आता है कि जी 2G कोल जो स्कैम था वो हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक थी। कोर्ट में बिल्कुल नहीं टिका वो मामला, कोर्ट से मामला खत्म है। उसी तरह उन्होंने कोल घोटाले के, कोयला घोटाला जिसे कहते हैं, उसमें भी आरोप लगाए थे कि इसमें भी लाखों करोड़ का घोटाला हुआ है। अल्टीमेटली वो भी कोर्ट में नहीं टिका। तो लोगों के दिमाग में, जैसे आज आप याद करो, आप 89 की बात है, VP सिंह साहब ने बड़े आरोप लगाए थे, बोफोर्स घोटाला, बोफोर्स घोटाला, बोफोर्स घोटाला। क्या वो बोफोर्स घोटाला साबित हुआ? जी, हाँ, उन्हीं के ऊपर लगा था, राजीव गांधी जी के ऊपर लगा था। हाँ, उन्हीं के ऊपर लगा था, उस समय प्रधानमंत्री वही थे। हाँ, पीएम मोदी कह रहे हैं कि मैं हेडलाइन नहीं डेडलाइन देता हूँ, हाँ जी। 24 की नहीं 47 की तैयारियां करो, तो लक्ष्य बड़ा है बीजेपी का। देखिए, लक्ष्य तो बड़ा होगा ही होगा, उनके जब किसी चीज़ को एक हर तरफ से आपको फेवर मिलती जाती है। इलेक्शन कमीशन आपकी जेब में आ गया, ED आपकी जेब में आ गई, IT आपकी जेब में आ गया, और IT आपके पास है, ED हमारे साथ, मतलब मान लीजिए बीजेपी के साथ है, लेकिन घोटाला वो निकल तो रहा है, पैसा तो निकल रहा है वहाँ से, पैसा निकल हाँ, रहा है। नहीं, पैसा आप कौन सा, मैं मान लो आपके ऊपर एक चीज बताइए, अगर मैं आपके ऊपर चेक कर रही हूँ तो मेरे आपके पास से सबूत भी तो आ रहा है ना, वो पैसा इतना जो निकल रहा है। मैं आपकी बात पूरी करता हूँ। आपने ये बात बोली, पैसा निकल रहा है। अजीत पवार के ऊपर ED ने आरोप लगाए 70,000 करोड़ के घोटाले के। क्या वो 70,000 करोड़ बरामद हुआ? नहीं हुआ। उसी को नहीं हुआ ना, नहीं, एक बात बोल दीजिएगा। नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, लेकिन कितना अभी भी नहीं। महाराष्ट्र में वित्त मंत्रालय का प्रभार दे दिया, जिस वित्त विभाग के उसके ऊपर घोटाले के आरोप थे, और उसे उप मुख्यमंत्री बना दिया। कब बनाया? जब उसने बीजेपी ज्वाइन कर ली। इससे पहले महाराष्ट्र में छगन भुजबल के ऊपर ED ने आरोप लगा रखे थे कि छगन भुजबल ने बहुत सारे घोटाले कर रखे हैं। महाराष्ट्र का नहीं रहा। हाँ, हो सकता है आपको नॉलेज ना हो, लेकिन मुझे थोड़ी सी रहती है। मैं बोल रही हूँ कि जिसके ऊपर भी लगे हैं उनके पास से निकला है पैसा, सर निकला है। बता देता हूँ, आप बताओ किसके पास निकला है? जानकारी रख रहे हैं मैम, अच्छी बात है, आपको जानकारी क्या रखनी रही चाहिए। कि भाई चंदा दिया है तो हिसाब भी लूंगी। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ ऐसे लोग होने चाहिए जी, ऐसे जागरूक लोग होने चाहिए। अगर मैडम कहती हैं कि निकला है, तो मैं भी जानना चाहता हूँ, हो सकता है मेरी जानकारी गलत हो। मैं इस बात में कोई दो राय नहीं रखता कि अगर मेरी जानकारी कि मैं गूगल हूँ। हेडलाइन नहीं सर, डेडलाइन देते हैं पीएम मोदी। देखिए 5 साल का रोड मैप दे दिया देश की जनता को अभी से। अभी तो चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ, लेकिन संकट देखिए बड़े हैं जो उनका। मैं अब फिर मैं वापस घूम के वहीं उसी मुद्दे पे आता हूँ कि उन्होंने बोला 370 हम जीतेंगे, 30 हमारे अलायंस जीतेंगे। तो 381 सीटों का उन्होंने पहले चरण में चुनाव ही घोषित करा लिए। अब आप टाइम मैच करके देख लेना, आज की मेरी बाइट नोट करके रख लेना। आज की डेट है कितनी? 18 मार्च। कल या परसों में आप इसको पब्लिश करोगे, और इसको नोट करके रख लेना कि मैंने 18 को क्या कहा था और 5 जून को आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। चलिए, मतलब शर्तों के साथ कह रहे हैं कि इस बार का जो नतीजा होगा वो इन्हीं के अनुसार होगा। जी। चलिए सर, अगर कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो जाए, किसी तरह से विपक्ष को थोड़ी सी अकल आ जाए, साफ कह रहा हूँ, विपक्ष को थोड़ी सी अकल आ जाए, जहाँ स्ट्रांग रूम है उस पर वो 24 घंटे अपनी पूरी निगरानी रखे, किसी भी किस्म से हेरफेर ना होने दे, CCTV की लगातार निगरानी में रहें, और किसी किस्म का कोई बदलाव नहीं हो पाया, तो बीजेपी 200 सीट पार नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर विपक्ष ढीला पड़ गया, स्ट्रांग रूम पे निगरानी रखने में ढीला पड़ गया, तो विपक्ष गया।